जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको टोटली समझा दूंगा। तो लिहाजा वीडियो के तक स्टक रहें ताकि हम सारे क्वेश्चंस को जो है समझ सकें और जान सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, कोई भी चीज़ मुश्किल उस वक्त होती है जब तक हमें वो आती नहीं है। जब वो हमें आ जाती है तो हमें वो बहुत आसान सी लगती है। पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, हाउ एंड वाई इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज़ फॉर्म्ड। यानी कैसे और क्यों इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है वो बनती है। तो इसकी क्या केमिस्ट्री है, इसको समझते हैं। देखें बेटा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनना कोई इतना बड़ा मैजिक नहीं है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैसे बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है, ठीक है, और बीकर में जो है वो आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें ऑलरेडी आपने कोई जिंक का सॉल्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो यू कैन से कि भाई देर इज़ जिंक आयंस इन द बीकर। तो अब आप क्या करते हैं नेक्स्ट, कि आप जो है इस बीकर में, जिसमें ऑलरेडी जिंक आयंस मौजूद हैं, ठीक है, इसमें जिंक आयंस जो हैं वो मौजूद हैं, तो आप इसमें एक मेटल की स्ट्रिप डालते हो। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि इसमें जो आपने मेटल की स्ट्रिप डाली है वो भी जिंक की बनी हुई है। अब आपको पता है कि लॉट ऑफ जिंक एटम जो कि सरफेस पे मौजूद हैं, दे विल ट्राई टू गो आउट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। और यू कैन से ऑलरेडी जिंक आयंस तो थे, लेकिन और जिंक आयंस जो हैं वो बढ़ गए हैं इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब होगा ये कि ये जो मेटल है, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर जो है वो जा रही है इन द सॉल्यूशन, सो यू कैन से कि ये मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये जो जिंक है ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में, ठीक है। और जब जिंक आयन बन रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन ये ड्रॉप कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहाँ पर मौजूद है? डेफिनेटली इस प्लेट पर मौजूद हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे अब मौजूद हैं। और ऑलरेडी आपको पता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें जिंक आयंस तो थे, लेकिन चूंकि इस उसके लिहाज से कुछ नेगेटिव आयंस भी जो थे वो मौजूद थे, ठीक है। तो ये चार्ज बैलेंस था। लेकिन जब जिंक आयंस सॉल्यूशन में आएंगे, यानी मेटल को जिस आयंस ने, जिस एटम्स ने छोड़ा है वो आयंस की शक्ल में छोड़ा है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सॉल्यूशन में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि डबल लेयर क्रिएट होगी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, एंड दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है, इज़ फॉर्म्ड। तो ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की, जिसकी बुनियाद पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन रही है। अ मेटल जिंक इज़ प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक आयंस, यानी जिंक आयंस कंटेनिंग सॉल्यूशन था, उसमें हमने मेटल को प्लेस कर दिया। A tiny number of zinc atoms on the surface of the metal is converted to zinc ions। तो हमने देखा कि जो टाइनी नंबर ऑफ जिंक एटम्स हैं जो कि सरफेस पे थे, किसकी? मेटल की, यानी कि जिंक प्लेट जो आपने डाली सॉल्यूशन के अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि दे आर कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस, यानी कि वो मेटल को छोड़कर क्या बन गए? सॉल्यूशन में चले गए। इट इज़ विद द मेटल, ये मेटल के साथ है जो जिंक है, ठीक है। और ये वाला जो जिंक है ये सॉल्यूशन के अंदर अब मौजूद है, और उसने दो इलेक्ट्रॉन जो ड्रॉप किए थे वो आपको मैंने बताया कि वो प्लेट पर ही रह गए हैं। दीज आयंस गो इन द सॉल्यूशन, ये वाले आयंस अब डेफिनेटली जो है वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे। थर्स देयर बिकम्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द जिंक, तो जिंक की सरफेस पे बहुत से इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आएंगे। द सॉल्यूशन अराउंड द मेटल नाउ हैज़ एक्सेस जिंक आयंस। अब आप कह सकते हैं कि द सोल्यूशन अराउंड द मेटल नाउ हैज़ एक्सेस जिंक आयन, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बहुत से जिंक आयंस जो हैं वो मौजूद है मेटल के आसपास। एंड द नेगेटिव सरफेस ऑफ द जिंक अट्रैक्ट्स पॉजिटिव जिंक आयंस टू इट्स सरफेस। और डेफिनेटली जब ये जिंक आयंस चले जाएंगे सोल्यूशन में, तो ये जो जिंक आयंस हैं ये मेटल को थोड़ा सा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेटल नेगेटिवली चार्ज है, जिंक आयंस पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस तरह एक जिंक की जो लेयर है जो कि मेटल की स्ट्रिप है, और इस तरह जिंक आयंस की लेयर जो है वो बन जाएगी। सो एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज़ फॉर्म्ड, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाली डबल लेयर आपको बनती हुई नज़र आएगी। आई होप सो मैंने आपको ये एक इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग से जवाब दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पूछा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि कॉपर का जो पोटेंशियल है दैट इज़ कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल।
तो आप सोच रहे होंगे ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। देखें प्यारे बच्चों, अब कोई भी मेटल है, आपको पता है प्रोडक्ट टेबल में 80% जो हैं वो मेटल्स हैं। तो आप कह लें कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके पास काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, जबकि कॉपर के पास एक एफिशिएंसी मौजूद है कि अगर दूसरे एटम्स अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो दैट मेक्स एन आइडिया क्लियर कि भाई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे जिंक है, अगर जिंक का हम कॉपर के साथ कंपैरिजन करें तो जिंक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखा है। मैं आपको अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दिखाता हूँ। अब बच्चों आप टेबल में देख सकते हैं कि ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का टेबल। ये IUPAC ने बनाया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है बाय द सम सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स। और देखा गया है कि सब एलिमेंट्स जो हैं दे टेंड टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डेफिनेटली गेन करने की, तो वो कॉपर में जो पोटेंशियल है वो कुछ ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका पॉजिटिव आ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा 0.3 जो है वो कॉपर का आ रहा है। इसके अलावा 0.9 मरकरी का उससे भी ज़्यादा मौजूद है। और सिल्वर भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखता है। इसके अलावा तो प्लाटिनम और गोल्ड का तो रिडक्शन पोटेंशियल और भी काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन कॉपर को चूँकि यूज़ किया जाता है, इसका बनिस्बत ये जो हमारे पास सीरीज़ है एलिमेंट्स की, इसमें सबसे कम जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो लिहाजा हम इसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट टू दी हाइड्रोजन, जिसका हम रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो लेते हैं। तो लिहाजा इस लिहाज से देखें कि कॉपर जो है, अगर इनमें से कोई मेटल इसके साथ कंपैरिजन में लाया जाए तो हम ये सवाल कर सकते हैं कि भी एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा कि कॉपर इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। तो लिहाजा एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, क्योंकि उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका वो नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव है। तो लिहाजा कॉपर जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। मेटल्स का आपस में भी कंपैरिजन होता है और ये बात को जज करने की कोशिश की जाती है कि कौन इलेक्ट्रॉन पहले छोड़ेगा। तो लिहाजा कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। या जिंक की मैं बात कर रहा था, तो जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो लिहाजा यही इसका एक सूटेबल जवाब है जो मैं आपको बता सकता हूँ। और बच्चों, अब जो मैंने आपसे बातें की, अगर आप इसको मेमोरी में रखें तो हम ये बात कह सकते हैं कि IUPAC ने जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई है, जो भी मैंने आपको दिखाई। और एक्टिविटी सीरीज़ है, इसमें मेटल्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। उसमें आपको नज़र आ रहा है, कॉपर बॉटम में नज़र आ रहा था आपको। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज़ कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो इसका पोटेंशियल है कॉपर का इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का, उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव 0.34 वोल्ट्स है। सो इट इंडिकेट्स द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव 3.4 लिटरली सेज के भाई इलेक्ट्रॉन्स को ही गेन करेगा। तो लिहाजा कॉपर की इक्वेशन बनाकर, ये आपको पता है एरो की बैक साइड पे जब इलेक्ट्रॉन्स बनाए जाएँ तो दैट इज़ द रिडक्शन ऑफ कॉपर। सो कॉपर जो इलेक्ट्रॉन 2 गेन करेगा और कॉपर न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन किसी भी सिस्टम से आ सकते हैं, इवन दूसरे मेटल से भी आ सकते हैं, जैसे कि मैं जिंक की बात कर रहा हूँ आपसे। सो प्यारे बच्चों, इस तरीके से इस सवाल का हम जवाब लेंगे, राइट। आई होप सो ये भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंगली समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा, अगर हम बात करें अब आपसे अगले क्वेश्चन की, विच इज़ द सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल। आपने कि जैसे पढ़ा कि जो हमारे पास दो सेल्स होते हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। जी बच्चों, तो जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये कॉपर की प्लेट है और इसमें कुछ कॉपर के सॉल्ट के आयंस मौजूद हैं। और ये जिंक की प्लेट है और इसमें जिंक के जो हैं सॉल्ट के आयंस मौजूद हैं। तो अब यहाँ पर चूँकि हमें पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कॉपर का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल कर वो जाएंगे इस प्लेट की तरफ। तो अब देखो बेटा, आयंस इम्बैलेंस हो जाते हैं। लेट्स से दैट कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो है वो यहाँ पर चले गए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कॉपर के आयंस को मिल जाएंगे और कॉपर जो है वो अपना प्लेट के ऊपर जाके चिपकना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ से जो जिंक की प्लेट है ये पतली होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली प्लेट के अंदर रहेंगे और जिंक जो है आयंस
डेफिनेटली यहाँ पर चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्लेट पे आए हैं वो मूव कर जाएंगे। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की बुनियाद पर आपको ये जो वोल्टी मीटर है या वोल्ट मीटर है, ये क्या करेगा, आपको मूवमेंट शो करेगा और ये बताएगा कि कितना वोल्ट करंट आ रहा है। तो 0.34 भी मैंने आपको बताया था कि इसकी वोल्टेज आएगी। एंड दैट इंडिकेट्स कि भाई यहाँ पे आयंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे आयंस कम होते जा रहे हैं। तो इसका सिनेरियो ये होगा कि जो सॉल्ट ब्रिज है ये लगाई जाएगी। ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर आयंस होते हैं, राइट, एंड दैट लिटरली सेज कि जो जिंक सल्फेट है और कॉपर सल्फेट है, मतलब लेट्स से दैट सल्फेट आयंस ही हैं इसमें भी, और इसमें भी सल्फेट आयंस हैं, और इसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो हैं वो सल्फेट आयंस होंगे। अब होगा ये कि यहाँ से सल्फेट आयंस को पिक करेगी और यहाँ से सल्फेट आयंस को ड्रॉप करेगी। इस तरह सेल की जो है वो लाइफ बढ़ जाएगी और सेल जो है वो करंट प्रोड्यूस करता रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पर आयंस सारे ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ भर जाएंगे तो सेल तो काम करना बंद कर देगा ना। लेकिन ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगी, इन आयंस को ट्रांसफ़र करने का काम करेगी। तो यू कैन से कि अब आयंस कम कहाँ पर हो रहे हैं, डेफिनेटली आयंस जो हैं वो यहाँ पर कम हो रहे हैं सल्फेट्स के और यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो आयंस यहाँ से जो है ये सोख लेगी, एब्जॉर्ब करेगी और यहाँ पर थ्रो करना शुरू कर देगी। एंड दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, यानी सॉल्ट ब्रिज जो है वो आयंस की माइग्रेशन करवाती है। एंड दैट इज़ द रियल केमिस्ट्री जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रही है। एंड दैट इज़ अ वोल्टेक सेल, दैट इज़ अ गैल्वेनिक सेल, क्योंकि ये सेल जो है ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है। लुक एट दैट, इट इज़ बीइंग प्रोड्यूसिंग अ करंट। तो अब इसके जवाब को हम प्रॉपरली समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर यही सवाल किया जा रहा है कि सॉल्ट ब्रिज की क्या एडवांटेजेस हैं। तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट करने में काम देती है। कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर एक तरफ से मूव कर रहे हैं तो एक तरफ से क्या मूव कर रहे हैं, एक तरफ से आयंस मूव कर रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज से आयंस मूव कर रहे हैं ना। सो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स। जो दोनों सेल्स में आपको दिखा रहा था उनको टू हाफ सेल्स कह सकते हैं। थस आयोनिक बैलेंस इज मेंटेन्ड, तो इसका आयोनिक बैलेंस रहेगा। अ सॉल्ट ब्रिज डज नॉट अलाउ टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि आपको इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए सॉल्ट ब्रिज में नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ आयंस ही मूव करते हुए नज़र आएंगे। अ सॉल्ट ब्रिज कैन बी मेड फ्रॉम अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर सोक्ड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। तो आप पोटाशियम नाइट्रेट के अंदर सोक कर सकते हैं किसी फ़िल्टर पेपर को और उसकी सॉल्ट ब्रिज जो है वो बना सकते हैं। और अगर सल्फ़ेट का कोई सॉल्ट है जिसको आपने माइग्रेट करवाना है, तो जैसे मैंने आपको बताया सल्फ़ेट, पोटेशियम सल्फ़ेट या कोई सॉल्ट ऑफ सल्फ़ेट जो है वो आप ले सकते हैं। सो इस तरीके से प्यारे बच्चों जो है सॉल्ट ब्रिज काम करती है। उसका ये एडवांटेज होता है, इट इज़ यूज फॉर द माइग्रेशन ऑफ आयंस बट नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसमें जो फ़िल्टर पेपर है उसको सोक यानी कि भिगो लिया जाता है किसी मुतलका सॉल्ट में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के, ताकि उन आयंस की फिर आप माइग्रेशन करवा सकें। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी तो बच्चों अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगले क्वेश्चन में सवाल किया जा रहा है, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग अ सेल वोल्टेज। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी या होने को कैसे हम सेल वोल्टेज से जो है वो प्रूव कर सकते हैं या पेशेंट को ही कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इफ़ द सेल वोल्टेज इज़ पॉजिटिव द रिएक्शन इज़ देन फिजिबल। अगर सेल वोल्टेज कुछ शो कर रहा है तो फिर तो रिएक्शन होगा। इफ़ द सेल वोल्टेज इज़ पॉजिटिव फॉर अ रिएक्शन देन इट इज़ फिजिबल। एंड ये दोबारा लिख दिया गया। सो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ रिएक्शन बिटवीन सिल्वर एंड मैग्नीशियम। अब आपको पता है कि दोनों में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का फ़र्क है। तो क्या सिनेरियो होने वाला है कि अगर मैग्नीशियम और सिल्वर को देखा जाए तो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे देगा सिल्वर को। सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और मैग्नीशियम का जो है वो कम है। तो लिहाजा इस तरीके से मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और सिल्वर गेन कर लेगा। सिल्वर न्यूट्रल हो जाएगा और मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स जो है दो सिल्वर को देने के बाद वो पॉजिटिवली 2 चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है एक तरफ क्या हो रही है, ये देखें, एक तरफ जो है मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है एक तरफ, और एक तरफ आपको नज़र आ रहा है कि सिल्वर की जो है वो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। सो इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो होगी एंड दैट इज़ कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन। और आप देख भी सकते हैं कि जिसकी रिडक्शन हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या है। डेफिनेटली रिडक्शन जो है वो सिल्वर की हो रही है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.80 है और जो मैग्नीशियम का है दैट इज़ 2.32 नेगेटिव में। तो बेटे आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि सिल्वर का जो है वो पॉजिटिव 0.8 है और जो मैग्नीशियम है उसका नेगेटिव 2.3 है।
तो लिहाजा आपको पता है कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसकी होगी रिडक्शन, और ये जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा इसकी होगी ऑक्सीडेशन, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी हमें ये बात समझ में आ रही है। और देखें ये हमारे पास जो है एक ज़बरदस्त फार्मूला है जो इंडिकेट कर रहा है, राइट, कि भाई यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, नेगेटिव करेंगे ना, इसको माइनस करेंगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन के साथ, तो वी गॉट पॉजिटिव 1.52 वोल्ट्स, यानी इतने वोल्ट जो है वो जनरेट होंगे जब इन दोनों का सेल बनाया जाएगा। सो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सेल विच इज़ कॉल्ड द केमिकल सेल इंडिकेट्स द रीज़न ऑफ फिजिबल, यानी कि फिजिबल होगा, रिएक्शन हो पाएगा। याद रखो जितना ये आपको पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा नज़र आएगी उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और इसका होना ये ज़रूरी है। चलें टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ई ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl वाई सोडियम इज़ नॉट लिबरेटेड एट द कैथोड, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl में सोडियम जो है वो कैथोड की तरफ जो है क्यों नहीं जाता है। दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। जी तो बेटा इस क्वेश्चन को समझना तो बहुत ही आसान है, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, सो वी हैव इलेक्ट्रोड्स, राइट, वी हैव इलेक्ट्रोड्स। तो बेटा देखें आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोड जो है हम पॉजिटिव कर लेते हैं, एक नेगेटिव कर लेते हैं। नेगेटिव आपको पता ही है कैथोड को कहते हैं, और पॉजिटिव जो है वो एनोड को कहते हैं। अब आपको पता है कि सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं ना, तो वी आर जस्ट बेसिकली हैविंग अ सोल्यूशन ऑफ NaCl, नमक डाला हुआ है पानी में, तो बेसिकली ये इस फॉर्म में तो रहेगा नहीं, ये सोडियम आयंस की शक्ल में रहेगा और क्लोराइड आयंस की शक्ल में रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी पानी के अंदर आपको पता है कि हाइड्रोजन आयंस भी होते हैं और हाइड्रोक्सी आयंस भी होते हैं, और जो वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोनियम आयंस की शक्ल में होते हैं, ठीक है। अभी मैं ये बताऊँगा आपको। अब सवाल ये है कि हाइड्रोजन जो है और सोडियम जो है वो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन लेने जो है वो पहले पहुंच जाता है कैथोड के पास, कौन इन दोनों में से, दैट इज़ अ क्वेश्चन दे आर अरेजिंग कि भाई पहले कौन गया और क्यों गया, मतलब रिडक्शन किसकी हुई। इलेक्ट्रोड नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के पास आपको पता है कि पॉजिटिव बॉडीज इकट्ठी होंगी, तो ये दोनों पॉजिटिव बॉडी हैं, सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन एंड या हाइड्रोनियम आयन। तो ये इन दोनों में से अगर लेट्स से सोडियम जाता है तो सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, और हाइड्रोजन जाता है तो हाइड्रोजन तो गैस बन के रिलीज़ कर जाएगा इस इलेक्ट्रोड पे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी। दे आर आस्किंग कि इन दोनों में से पहले कौन जा रहा है और क्यों जा रहा है, राइट। देखो बच्चों हमें अगर हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की तरफ देखें तो सोडियम का जो एक रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज़ समथिंग लाइक 2.71 नेगेटिव में, और हाइड्रोजन फिर सीरीज़ में नीचे आ रहा है, और सीरीज़ में नीचे आने का सिंपल सा मतलब है कि वो पहले इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो लिहाजा हाइड्रोजन विन कर गया और सोडियम लूज़ कर गया, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना नहीं कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, और हाइड्रोजन का यहाँ पर 0.00 आ रहा है। दैट लिटरली मीन्स कि पहले जो सीरीज़ में नीचे होगा वो इलेक्ट्रॉन को पहले गेन करेगा, ये रूल है, यही समझा रही है मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो यहाँ से हाइड्रोजन विन कर जाएगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिजिबल नहीं है, दो आयंस होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे इलेक्ट्रोड से, और हाइड्रोजन गैस बन के जो है ये आउट हो जाएगी सिस्टम में से। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसमें लिखा भी है जो भी मैंने आपको दिखाया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.00 है, इसका है -2.71, एंड दैट इज़ हाउ यहाँ पर हाइड्रोनियम बेशक आप ले लें और ये पानी बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन के जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। इस तरह लिख लीजिएगा या ऐसे लिख लीजिएगा, दोनों ही मेथड जो हैं वो ठीक रहेंगे इसी को इनको लिखने में। चलें जी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और आपका भी शायद हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है इसमें। लेट्स से दैट हमारे पास क्रोमियम क्लोराइड है या फिर हमारे पास क्रोमियम सल्फेट है, इन दोनों का हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का उसने क्वेश्चन में भी बता दिया कि क्रोमियम का निकालना है। अब आपको पता है कि क्लोरीन का जो है वो सब एलिमेंट्स के साथ बिहेवियर -1 होता है, और यहाँ पे सल्फ़र का सब एलिमेंट्स के साथ जो है बिहेवियर +6 होता है, और यू कैन से दैट कि ऑक्सीजन का -2 होता है नॉर्मली सब एलिमेंट्स के साथ। तो ये फिक्स वैल्यूज़ हैं, ये आपने याद रखनी है, जब भी आप याद रखेंगे तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास क्रोमियम क्लोराइड है, क्रोमियम याद रखिएगा +3 भी होता है, +6 भी होता है समटाइम्स, इसकी वैल्यू जो है वो
कुछ और भी आ सकती है, बहरहाल क्रोमियम को हम एक्स कह लेते हैं। तो ये हो गया क्रोमियम एक्स, और क्लोरीन के 3 एटम्स हैं तो क्लोरीन -1 चार्ज होता है, तो ये क्वीन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये वाली वैल्यू जो है इससे उसके मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगी, और -3 को इस तरफ लेके जाएंगे +3 होगी। एक्स का आंसर +3, यानी कि क्रोमियम का आंसर जो है वो +3 है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर पता लग गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम क्लोराइड इज़ +3, ये आप लिख सकते हैं। चलें यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं। लेट्स चेक इट आउट दिस वन। अब इसमें ये रूल है कि इसको भी हम देख लेते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसको हमने अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्रोमियम निकालना है हमारे पास, अब डेफिनेटली 2x होगा यहाँ पे, राइट। एक हम क्रोमियम को x कह लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि वी हैव 2 क्रोमियम्स, राइट, वी हैव 2 क्रोमियम्स एंड वी हैव सल्फ़र को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव 3 सल्फर्स एंड व्हाट डू वी हैव, 4 3s मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s 12 ऑक्सीजन प्लस 12 ऑक्सीजन, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दिया हमने। अब आपको पता है कि क्रोमियम को हमने x कह लिया, तो x क्या हो गया, 2x हो गया प्लस 3। अब आपको पता है कि सल्फ़र का बिहेवियर जो है वो +6 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, नॉर्मली वो +6 लिख दिया, और ऑक्सीजन जो है वो -2 रखता है, -2 लिख दिया, इक्वल टू 0 लिख दिया। तो ये इक्वेशन बन गई ना हमारे पास, लुक एट दैट, ये वाली। और अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस क्या बनेगा 3 18 प्लस 18 और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 24 -24 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसलिए लिखा प्यारे बच्चों क्योंकि हमारे पास क्रोमियम के ऊपर तो यहाँ कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ ना। सो नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे, 2x प्लस माइनस व्हाट डू वी गेट, नेगेटिव, आंसर बड़े के साथ नेगेटिव है तो -6 रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, 2x इक्वल टू +6 हो जाएगा, ठीक है, +6 हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट जो x है दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक +6/2 एंड दैट इज़ हाउ वी गोना टेक इट आउट एज +3। सो x की वैल्यू यानी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम सल्फेट इज़ +3। और इसमें अमूमन बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, ठीक है, उनको समहाउ ये प्रैक्टिस नहीं होती है एंड दैट मेक्स देम सो रॉन्ग। समटाइम आंसर उनको मेथडोलॉजी आती भी है लेकिन आंसर गलत आ जाता है। उसके बाद देखिए हमारे पास एक रेडिकल है क्रोमियम, दैट इज़ क्रोमेट, ठीक है, that is dichromate. What do you call this thing? Dichromate. Dichromate. अब डाइक्रोमेट जो है इसका हमने निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वंस अगेन सिनेरियो सारा सेम टू सेम, लेकिन अब की बार हमने क्या करना है, ओके चलें इसको भी करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट, 2 क्रोमियम है, ठीक है, प्लस प्लस लगाना होता है, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, इक्वल टू -2 लगाऊंगा। इक्वल टू -2 क्यों लगाया, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज मौजूद है। सो यहाँ पर क्या होगा, हमने क्रोमियम को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीजन नॉर्मली -2 बिहेव करता है, इक्वल टू -2, तो यहाँ पर 2x एज इट इज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव -14 आ जाएगा, इक्वल टू -2। तो यहाँ से 2x इक्वल टू -2 +14 हो जाएगा, और 2x इक्वल टू नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनेगा खुद बताएं। यस, द आंसर इज़ +12, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 12 को 2 के साथ, तो वी गेट द आंसर x इज इक्वल टू +6। और ये पॉजिटिव का निशान लगाना लाजमी होता है, अगर आप ये पॉजिटिव का निशान नहीं लगाएंगे तो फिर आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ये क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हैं ना, तो पॉजिटिव का निशान लगाना लाजमी है, राइट। सो दिस द मेथड टू कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर्स। होप सो आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये क्वेश्चन भी। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं जी। तो बच्चों अब चलते हैं हम अपने जी क्वेश्चन की तरफ। देखें यहाँ पे तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन किया जा रहा है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज़ बेस्ड ऑन द पोजीशन। अब देखो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का मतलब भी यही है कि पोटाशियम से जो है वो ज़्यादा, पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। यानी कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है और पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ that would occur if any. Copper is added to a solution of magnesium sulfate. अब कॉपर को अगर हम ऐड करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट में तो क्या रिएक्शन होगा, आयरन इज़ एडेड टू डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर तो दे दिया, हमें ऑर्डर में सब एलिमेंट से कंसर्न नहीं है, हमें बस उन एलिमेंट से कंसर्न है जो क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, दैट इज़ आयरन एंड कॉपर, ठीक है, ये आखिर में जो 2 आ रहे हैं। और आपको पता है कि इनको जिसमें ऐड कर रहे हैं
आयरन को, लेट्स से कॉपर को हम ऐड कर रहे हैं किसमें, मैग्नीशियम में, और आयरन को हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो हमने अब रिएक्टिविटी देखनी है इसकी, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। देखो, जब तुम कॉपर को मैग्नीशियम सल्फेट में ऐड करोगे तो कॉमन सेंस की बात है, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है मैग्नीशियम से, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि जो मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो क्या करेगा, लूज़ करेगा, और कॉपर को जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो कॉपर जो है वो डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी अ रिएक्शन। देखो, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के लिहाज से सेंस करोगे तो फिर तो तुम्हें रिएक्टिविटी नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन हम जो है इस रिएक्टिविटी को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, और मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। सो लुक एट दैट, मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके न्यूट्रल हो गया, यानी कि बेसिकली मैग्नीशियम की क्या हो गई है, टेक्निकली बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो रिडक्शन हो गई है, ठीक है, दैट इज़ रिडक्शन। और जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद वो पॉजिटिवली टू चार्ज हो रहा है, यानी कि कॉपर की क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। सो दैट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कॉपर गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। वो ज़ीरो स्टेट से कहाँ चला गया, डेफिनेटली +2 में चला गया, और मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन्स को जो है गेन कर लिया, तो गेन करने के बाद वो +2 से वो 0 में चला गया। सो इन एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कॉपर इज़ बिलो मैग्नीशियम, सो कॉपर हैज़ मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स देन मैग्नीशियम, so the reduction potential of copper is higher than that of magnesium, thus copper cannot give electrons to magnesium, hence no reaction will occur। और अगर इस रिएक्टिविटी बेस पे देखें हम, जैसे शुरू में मैं कह रहा था, तो इस रिएक्टिविटी को भी हमने जो है वो किससे लिया हुआ है, डेफिनेटली इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को भी हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल हो तो रहा है, यहाँ पर इक्वेशन हम बना तो रहे हैं, लेकिन टेक्निकली ये इक्वेशन हो नहीं सकती क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दे चुका हुआ है, तो लिहाजा देयर इज़ नो चांस कि इलेक्ट्रॉन्स दोबारा मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को दे, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। जो पहला तो रिएक्शन, जो पहली कंडीशन है वो सक्सेसफुल नहीं है, नो रिएक्शन विल अकर। अब दूसरी कंडीशन को देखें तो आयरन के साथ भी वही हो रहा है जो कि ऊपर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ हो रहा था। आयरन जो है वो क्या कर रहा है, +2 में चला गया है, और जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद न्यूट्रल हो गया है। सो आयरन गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है 0 से 2 की तरफ, सॉरी रिडक्शन हो रही है, एंड हाइड्रोजन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन स्टेट from +2 to 0 जा रहा है। So in this reactivity series metals iron above hydrogen, so iron has more tendency to give electrons than that of hydrogen, thus iron gives electrons to hydrogen, hence reaction will take place। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आयरन ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो लिहाजा हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये लूज़ डेफिनेटली कर देगा और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो ये रिएक्शन तो हो सकता है, एंड आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हेल्प कर रही है इस तरह के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्सप्लेन वाई सम मेटल्स आर हायर इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स वाइल अदर लोअर इन द सीरीज कैन नॉट। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो मैंने आपको बार बार दिखाई है कि उसमें जो है कुछ मेटल्स जो हैं वो एक्टिविटी सीरीज़ के अंदर क्या कर रहे हैं, कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, यानी हाइड्रोजन को वो एसिड से अलहदा कर सकते हैं, वाइल अदर लोअर इन सीरीज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम HCl सोल्यूशन के अंदर जो है, लेट्स से वी हैव HCl सोल्यूशन है हमारे पास, उसमें हम क्या डाल रहे हैं, आयरन को डाल रहे हैं, तो क्या ये रिएक्शन होगा, डेफिनेटली आयरन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, हाइड्रोजन को देगा, और फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, क्लोरीन से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और कॉपर नहीं देगा HCl को इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कॉपर जो है वो नीचे आता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आयरन जो है वो ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को दे देगा, राइट, क्योंकि ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब टेक्निकली देखें, हाइड्रोजन ऊपर है और यहाँ पे कॉपर नीचे है, तो अगर आप HCl में डालेंगे कॉपर को, तो कॉपर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो हाइड्रोजन के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो जो नीचे होंगे वो हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करेंगे टेक्निकली, और जो ऊपर होंगे वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, यानी HCl से रिएक्शन करेंगे। जी तो बच्चों, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है फेराडेज को लेकर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर आयंस
इतना हमारे पास है कॉपर आयंस और इतना है 27 ग्राम्स हमारे पास एल्यूमिनियम। टेक्निकली देखें, सिल्वर का ये मोलर मैस है, कॉपर का ये मोलर मैस है और डेफिनेटली एल्यूमिनियम का भी हमारे पास मोलर मैस है। तो याद रखो, अगर आपके पास मोलर मैस हो तो उतने ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अगर आपके पास 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर आयंस हैं, यानी से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 108 ग्राम सिल्वर जो है उतने ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ही निकालेगा। आप देखो, सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और सिल्वर न्यूट्रल हो गया। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, वो भी न्यूट्रल हो गया। और इस तरह से हमारे पास एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, वो न्यूट्रल हो गया। अब टेक्निकली देखो, आप यहाँ पे 1 मोल किसके बराबर है? सिल्वर के 108 ग्राम से। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन दोगे तो ही ये पॉसिबल है। अब आपको पता है कि कॉपर का 63.5 ग्राम्स जो है वो डिपॉजिट है इलेक्ट्रॉन्स का। 1 मोल ऑफ कॉपर जो है वो डिपॉजिट अगर हुआ है तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लगे होंगे, क्योंकि डेफिनेटली एक कॉपर को तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना, लेकिन कॉपर को तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम है तो उसको डेफिनेटली 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 3 फैराडे इसका आंसर होगा। तो कितने फैराडे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये क्वेश्चन किया जा रहा था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, जितना मोल होंगे इलेक्ट्रॉन के उतने ही फैराडे होंगे। इस तरीके से हम इस सवाल का जवाब ले सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब हमारे पास जे क्वेश्चन है। इन एन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट, हमने एक इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट किया है। आ करंट ऑफ 0.500 एम्पेयर वाज पास थ्रू द सोल्यूशन। यानी इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पता है करंट लगाना पड़ता है, तो हमने इतना करंट लगा दिया सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को। 30 मिनट तक हम करंट देते रहे। द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड फाउंड टू बी 0.503 ग्राम्स। और हमने देखा कि आधा घंटा करंट लगाकर इतना हमें 0.503 ग्राम्स सिल्वर डिपॉजिट होता हुआ मिला है। गिवन द मोलर मास ऑफ सिल्वर इज़, और मोलर मास हमारे पास सिल्वर का पता है, ये पीरियोडिक टेबल में है 107.87 ग्राम्स पर मोल। एंड द चार्ज ऑन द सिल्वर भी पता है हमें +1 होता है। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोज नंबर फ्रॉम दिस डाटा। यानी इसमें एवोगैड्रोज नंबर निकालना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को देखेंगे। हमने पढ़ा है कि जो चार्ज है वो है करंट इनटू दी टाइम। तो डेफिनेटली जो आप करंट पास कर रहे हो दैट इज़ समथिंग लाइक 0.500, तो 0.50 ले लेते हैं, राइट। 0.500 भी ले सकते हैं वैसे। सो टाइम 30 हमारे पास है मिनट्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 60 इसलिए किया क्योंकि हमने इसको मिनट्स में दिया हुआ ना, 30 मिनट्स कहा हुआ है, तो हमने सेकंड्स में करना होता है इसको, ठीक है। तो 30 को मल्टीप्लाई करोगे आप 60 से तो सेकंड्स में हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनली सेकंड यूनिट होता है ना कैलकुलेट करने का। सो इस तरीके से जो है हम इसको लेंगे और उसके बाद दिस व्हाट वी गेट 900 कूलम्स। हमें चार्ज पता लग गया, 900 कूलम चार्ज लगे, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि सिल्वर अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं ना, करंट दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है, तो हम रिडक्शन कर रहे हैं ना सिल्वर की। तो ये रिडक्शन की ये इक्वेशन है। अब हमारे पास डेफिनेटली इतना ग्राम जो है सिल्वर रिक्वायर्ड द चार्ज, यानी कि इतने ग्राम डिपॉजिट हो रहा है और उसको इतना चार्ज चाहिए। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी, तो 1 ग्राम का पता लग जाएगा। तो 1 ग्राम के हिसाब से हमने निकाल लिया, तो हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू आई 1 ग्राम के हिसाब से। तो हमें तो 1 ग्राम नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 107.87 ग्राम्स। कि 107.87 ग्राम्स को कितना चार्ज चाहिए होगा, कूलम्स चाहिए होंगे। तो डेफिनेटली जब हम इस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 107.87 को मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी कर दें, तो दिस व्हाट वी गेट। और फिर हमारे पास कूलम्स के अंदर पता लग जाएगा। अब कूलम्स हमें पता लग गए, सो हमें ये भी पता है कि ये 1 मोल मतलब ये मैस है सिल्वर का ना, वन मोल मैस है। तो 1 मोल का मतलब है कि इसको जो चार्ज लगा है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही गए होंगे ना इसके पास। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें ये पता लग गया। अब 1 मोल का इलेक्ट्रॉन्स पता लग गया, उस पर इतने कूलम्स हमें चार्ज लग रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट नाउ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज़, हमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भी पता है। तो एवोगैड्रोस नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास चार्ज है उसको हमने, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कूलम्स के पास हमारे पास जो डाटा है, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को डिवाइड कर देंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी गेट। इतना एवोगैड्रोस नंबर चाहिए हमें, यानी कि 1.206 × 10⁻24 पर मोल।
दिस इज़ द एवोगैड्रोज नंबर वी वर आस्किंग इन द क्वेश्चन। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन करते हैं जी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आ सेल इज सेट अप विद अ स्टैंडर्ड निकल इलेक्ट्रोड। एक हमने जो है वो सेल बनाया है और उसमें हमारे पास निकल इलेक्ट्रोड है और उसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए निकल इलेक्ट्रोड को, तो वो निकल सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है उस सेल के अंदर और उसके ऊपर जो हमारे चार्ज डिफरेंस फील हो रहा है दैट इज़ -0.25 वोल्ट्स। एंड स्टैंडर्ड कोबाल्ट इलेक्ट्रोड को भी हम देखें हमने यूज़ किया है, तो उसको इलेक्ट्रॉन 2 दे रहे हैं तो उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.28 है, यानी 0.25 0.28 का फ़र्क है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 क्वेश्चन उससे पूछे हैं। आइडेंटिफाई विच मेटल विल बी एट दी एनोड एंड विच विल बी एट कैथोड, जस्टिफाई योर आंसर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही इसका जवाब मिलेगा। राइट द बैलेंस ओवरऑल सेल रिएक्शन और उसके अलावा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अच्छा, ये तीनों चीज़ें बड़ी आसान है। ये देखो, आइडेंटिफाई विच मेटल इज़ एट अ नोड एंड विच मेटल इज़ डिपॉजिटिंग एट द कैथोड। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कॉपर को आप क्या कर रहे हो, सॉरी कोबाल्ट को आप क्या कर रहे हो कि उसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और निकल की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है। और अगर हम देखें निकल पॉजिटिवली 2 चार्ज है, ठीक है इस वक्त, और कोबाल्ट जो है वो न्यूट्रल है। अगर आप इन दोनों को लोगे तो निकल अपने इलेक्ट्रॉन निकाल कर, कोबाल्ट अपने इलेक्ट्रॉन निकाल कर निकल को दे देगा और ख़ुद वो पॉजिटिवली 2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी ओवरऑल रिएक्शन जो हो रहा होगा। और कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन कर लेते हैं। सो ऑक्सीडेशन क्या है, -0.25 और रिडक्शन क्या है -0.28। इनका दोनों का +3 वोल्ट करंट जनरेट होगा। हैंस द पोटेंशियल इज़ पॉजिटिव, हैंस द रिएक्शन इज़ फिजिबल। ये रिएक्शन हो सकेगा। कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, डेफिनेटली आपको यहाँ से पता लग रहा है। ठीक है, इस 2 इक्वेशनों से कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, ठीक है, वी हैव अ सेल, ठीक है, वी हैव 2 इलेक्ट्रोड्स और हमारे पास जो है ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। अब ये 2 हाफ सेल्स हैं और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब टेक्निकली आपने देखना है, एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। अब कोबाल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, यानी कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेट्स से दैट ये कोबाल्ट है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहे हैं, इसके पास जो कि निकल है। ठीक है, और डेफिनेटली अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दैट इज़ एनोड और जहाँ पर आ रहे हैं दैट इज़ कैथोड। ठीक है, तो कोबाल्ट इज़ एनोड एंड निकल इज़ कैथोड। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड आई होप सो बच्चों कि आपने सारा सीख लिया कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे हल कर सकते हैं। और इस 37 मिनट्स की वीडियो के अंदर आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सो इफ़ यू नीड नोट्स तो आपको माइनर सी अमाउंट पे करके नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने कोई ऑनलाइन ट्यूशन पढ़नी है तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है, स्क्रीन पे नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, वो आपने फॉलो करना है। तो इस नंबर पे आप डायल करके व्हाट्सएप करके नोट्स मंगवा सकते हैं। ठीक है, किसी भी चैप्टर के। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। जाते इस चैनल का भी जाते सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और भी सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप तमाम चैप्टर्स की वीडियोज़ को जो है वो देख सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।